कुछ कहानियां बस सुनने भर से रोंगटे खड़े कर देती हैं। राघव और अनन्या, एक ऐसा रिश्ता जिसे नजर न लगे कि दुआएं मिलती थीं, पर एक कॉलेज रियूनियन, एक पुरानी लॉ, काव्या, और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। विश्वास टूटने लगा और एक ऐसा अंधेरा घर कर गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। अपनी सांसें थाम लीजिए। रात फ्लिक्स पर आज रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दास्तान की गहराई में जहां हर आहट, हर परछाई एक अनकहे खौफ का पैगाम लिए हुए है। राघव और अनन्या, जिन्हें देखकर लोग कहते थे नजर न लगे, पिछले 10 सालों से एक दूजे के हमसफर बने हुए थे। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे और उनका प्यारा 7 साल का बेटा शौर्य स्कूल जाने लगा था। राघव एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत था, जबकि अनन्या एक निजी बैंक में। अनन्या के पिता रमेश जी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते थे। शौर्य को स्कूल छोड़ना, उसे वापस लाना और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना। अनन्या उन तीनों के खान पान से लेकर उनकी पसंद के कपड़ों तक हर चीज का ध्यान रखती थी। हर सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को वह अपने बेटे और पिता को लेकर अपने मायके गोकुल धाम जाती थी ताकि राघव को कुछ एकांत मिल सके। यह परंपरा पिछले 6 सालों से चल रही थी। शौर्य के दोनों घरों में कई दोस्त थे और वह भौतिक रूप से भी बहुत चौकस था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह दुख के बाद सुख के दिन आते हैं, उसी तरह सुख के दिन भी कभी कभी दुख में बदल जाते हैं। राघव पिछले 1 महीने से कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा था और एक अजीब सनक उसे कभी भी आ जाती थी। यह सब शुरू हुआ उसके कॉलेज के पुनर्मिलन से। लगभग 15 साल बाद उसके कॉलेज समूह के सभी लड़कों ने पुनर्मिलन करने का फैसला किया। सभी को संदेश भेजे गए और यहाँ तक कि विवाहित लड़कियों का भी पता ढूंढा गया और उनसे संपर्क किया गया। 15 अगस्त का दिन था और सभी एक साथ मिले। उस समूह में एक थी काव्या। काव्या किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वह अब भी उतनी ही सुंदर थी जितनी 15 साल पहले थी और बीते समय ने उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं की थी। हिरन जैसी प्यारी आंखें, फूलों जैसी नाजुक नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, मुलायम गाल, सुडौल गर्दन और ऐसी कमर जिसकी शिल्पा शेट्टी भी तारीफ करना चाहेंगी। जब वे कॉलेज में थे तब राघव ने एक बार उसे प्रपोज किया था और वह भी राजी हो गई थी, लेकिन वह रोमांस 1 मील तक भी नहीं चला। जब राघव को वह मिल गया जो वह चाहता था, उसके बाद वह पीछे हट गया और स्पष्ट रूप से मना कर दिया। काव्या उस समय बहुत रोई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के प्यार को भूल गए। काव्या ने उससे बात करना टाल दिया और राघव को भी वही चाहिए था। कॉलेज के बाद काव्या ने एक अमीर लेकिन उम्रदराज व्यक्ति से शादी कर ली। वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया। एक दुर्घटना में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और सारी संपत्ति काव्या के पास आ गई। लेकिन आज जब उसने राघव को कॉलेज में देखा तो उसे पहले की सारी बातें याद आ गईं। राघव का कोमल प्रेम, उसके शरीर पर उसका स्पर्श, उसकी देखभाल, सब एक ही सांस में उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और वह स्वयं उसके सामने खड़ी हो गई। राघव ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन काव्या ने लगभग उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से गले लगा लिया और उससे बातें करने लगी। राघव थोड़ा झिझका, लेकिन फिर ठीक से उससे बात करने लगा। काव्या ने धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ। काव्या उसके लिए भोजन से भरी थाली भी लाई और मैं डाइट पर हूं, इसीलिए कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसा कहकर उसने सिर्फ चखा और राघव की थाली में ही अपना भोजन कर लिया। लेकिन जब उसने आखिरी निवाला खाया तो उसे जोर से खांसी आई। राघव ने उसे अपना रुमाल दिया जिस पर रा आद्याक्षर थे और उसे अपने मुंह पर लगाने के लिए कहा। उसने 2-3 बार उसकी पीठ भी थपथपाई। काव्या ने राघव को अपनी लग्जरी कार में घर छोड़ा। कार भले ही राघव के पास भी थी, फिर भी काव्या
उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई और काव्या का ड्राइवर राघव की गाड़ी उसके घर तक ले गया। राघव के घर पहुंचते ही बारिश होने लगी और काव्या पूरी तरह से भीग गई। राघव ने उसे एक तौलिया दिया और अनन्या के कपड़े पहनने के लिए कहा। वह भी बेझिझक बेडरूम में चली गई और अनन्या का सॉफ्ट गाउन पहन लिया। उसने जानबूझकर बेडरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। राघव ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बेडरूम में लगे शीशे पर जा रहा था और वह अपने आप को भूल ही गया, जैसे कि वह एक बेहद सुंदर दृश्य देख रहा था। जब काव्या बाहर आई तो राघव होश में आया और उसके लिए एक कॉफी लेकर आया। तभी काव्या ने एक दिलचट्टा देखा और वह जोर से चिल्लाई। राघव के पास जाकर उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। राघव उस आलिंगन को नहीं तोड़ सका। कभी कभी एकांत कुछ गलतियां करने की इजाजत देता है। उस दिन का एकांत उन्हें फिर से एक रूप कर गया। सुबह काव्या फिर से अपने घर चली गई और राघव का मन अनन्या को धोखा देने के कारण दुखी हो गया। उसने काव्या से बात की और उसे अपने मोबाइल में ब्लॉक कर दिया। सोमवार को अनन्या और शौर्य घर आ गए। उनका दिन हमेशा की तरह शुरू हो गया, लेकिन राघव को अब अचानक काव्या से मिलने की इच्छा होने लगी। वह उसे घर बुलाने लगा। हर शनिवार और रविवार को वह उसे अपने घर ले जाने लगा। वही रात, वही मनचाहा स्पर्श। और अगले हफ्ते फिर से एक शनिवार शौर्य ने वीडियो कॉल करके राघव को रात में उठाया। राघव ने काव्या को अंदर जाने को कहा और शौर्य से बातें की। वीडियो कॉल समाप्त हो गई, लेकिन शौर्य ने एक बात नोट की कि टेबल पर एक मोबाइल था और उस पर एक कवर लगा हुआ था जिसे लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, और उसके बगल में एक लेडीज हैंडबैग था। उसने अनन्या से पूछा, मम्मा, क्या आपने नया मोबाइल और पर्स खरीदा है और उसे अपने घर में टेबल पर ही भूल गई, यहाँ नहीं लाई? अनन्या को पिछले महीने से ही शक हो रहा था। आज उसे गवाह मिल गया था। वह तुरंत अकेली चली आई। रात के 10 बज रहे थे। उसके पास अपनी स्कूटी थी। उसने उसे शुरू किया और अपनी इमारत के नीचे 10 बजते बजते पहुंच गई। बिना घंटी बजाए उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुई। उसने उन दोनों को एक ही बिस्तर पर देखा। राघव! ऐसी चीख उसके मुंह से निकली। वह बहुत गुस्से में थी। अनन्या ने काव्या को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाला, लेकिन काव्या ने उसे कहा कि राघव केवल मेरा है और कभी भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा, और वह यह कहकर चली गई कि मैं उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगी। राघव बहुत गुस्से में था। अनन्या ने आकर उसकी रंगीली रात को भंग कर दिया था, इसलिए राघव ने अनन्या पर हाथ उठाया और घर से बाहर चला गया। और तीसरे दिन पुलिस उसे घर ले आई। किसी रेलवे स्टेशन पर वह एक मतिमंद व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके मुंह में काव्या का नाम था, लेकिन पुलिस उसे घर ला सकी क्योंकि उसकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस था। अब राघव अनन्या और शौर्य को नहीं जानता था। काव्या का नाम लेकर पागलों की तरह कर रहा था। अनन्या ने उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अनन्या भी काव्या के पास जाकर राघव को ठीक करने में मदद करने के लिए उसके सामने पल्लू बिछाती रही, लेकिन काव्या ने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, उसने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह उसने मुझे कॉलेज में टॉर्चर किया। अब यही उसकी सजा है। अनन्या को एक फोटो दिखाई। वह एक छोटे बच्चे की थी जो काव्या और राघव दोनों की बच्ची थी। जब राघव ने काव्या को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए काव्या के पिता ने उस बच्ची को एक आश्रम में छोड़ दिया, और वहां से काव्या को कभी नहीं पता चला कि उसे किसने गोद लिया है। इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं मिल सकी, न ही उसके साथ खेल सकी। ऐसे ही अब राघव भी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएगा, तो वह तुम्हें कभी भी नहीं दिख पाएगा। अगले 2 महीनों में ही राघव तुमको भी छोड़ देगा, वह भी हमेशा के लिए। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। विज्ञान जब कुछ चीजें सुलझा नहीं पाता, तब मानव दूसरी राहों की तरफ मुड़ता है। अनन्या भी अंततः ऐसी ही एक महिला की ओर मुड़ गई। ये एक देवदासी थी।
हालांकि उसका नाम जागृति था, लेकिन लोग उसे अक्काबाई कहते थे। वह अपने घर से कभी नहीं निकलती थी, इसलिए अनन्या राघव को अक्काबाई के पास ले आई। राघव कहीं जाना नहीं चाहता था, मगर अनन्या ने हमें काव्या के घर जाना है ऐसा बहाना बनाकर उसे लेकर आई थी। अक्काबाई ने उसकी ओर देखा। उसने घर के चूल्हे से राख ली और उसके सिर पर रख दी, कुछ उसके मुंह में डाल दी, और ऐसा करते ही राघव का सिर फट सा गया और वह तरह तरह की बातें करने लगा। कॉलेज में दोस्तों के साथ काव्या के साथ की गई बदतमीजी, उसके दोस्तों के साथ उठाई हुई शर्त, जीतने के बाद काव्या को ठुकराने का उसका अहंकार, सब बड़बड़ाने लगा। अक्काबाई को क्या हुआ ये पता चल गया। वह एक अघोरी विद्या द्वारा किए गए वशीकरण का मामला है, जैसा कि काव्या ने कहा। और अंततः एक दिन उसने देखा, हर 2 दिन में काव्या घर के तहखाने में चली जाती और कुछ न कुछ मंत्र जाप करने लगती थी। कुछ धैर्य के साथ वह काव्या के पीछे पीछे तहखाने में चली गई। काव्या ने डिब्बे में बंद की हुई एक काली गुड़िया निकाली। उस काली गुड़िया से बंधा एक रुमाल था, जरूर वह राघव का ही था। वह पीतल के तार से गुड़िया का सिर घुमा रही थी, साथ ही विभिन्न मंत्रों के रूप में वह चमगादड़ के पैर की एक छोटी सी हड्डी से उसके सिर पर प्रहार कर रही थी। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वाराहदिताये भैरवाय नमः हम राघवम में वशम दे। ओम से सम्मोहनाय हीम हीम फट। प्रत्येक मंत्र के साथ वह अपने सामने काले तिलों को अग्नि में फेंक रही थी। करीब आधे घंटे तक वह यह काम करती रही। अंत में उसने एक बार फिर गुड़िया को डिब्बे में डाल दिया, बॉक्स को अलमारी में बंद कर दिया, ताले पर एक अभिमंत्रित काली डोर बांध दी। कोमल के दिमाग में आया कि उसे अब भी बाहर जाना होगा, वरना काव्या ने उसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी और वह उसे इसी तहखाने में बंद कर देगी। वह जल्दी से तहखाने से बाहर निकली और अनन्या के पास जाकर उसे सब कुछ बता दिया। अनन्या अक्काबाई के पास गई और उन्हें सब बातें बताई जो उसे कोमल ने बताई थी। बड़ा सवाल यह था कि अभिमंत्रित धागे को कैसे हटाया जाए। अक्काबाई समाधि अवस्था में चली गईं और काफी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। बबूल की शाखा से उन्होंने एक मंत्र का जाप किया। ओम भम काल भैरवाय फलर ओम हं शन्नम गण के संखम महाकाल भैरवाय नमः ओम भय हरणम च भैरवलर। उन्होंने वह बबूल की छड़ी अनन्या को दी और उससे कहा कि इस छड़ी का उपयोग करके डोरी डिब्बे से हटाओ, डिब्बा लेकर बिना खोले मेरे पास लाओ। मैं तुम्हारे पति को इस स्थिति से बाहर निकालूंगी। अनन्या ने छड़ी ली और चुपके से काव्या के घर पहुंच गई। चूंकि हर जगह सीसीटीवी लगे हुए थे, इसलिए काव्या को नहीं पता था कि कैसे घर में घुसना है। दरवाजे के बगल में विनोद नाम का एक चौकीदार भी था। यहां उसकी मदद कोमल ने कर दी। उसने अनन्या से पश्चिम दरवाजे से आने को कहा। वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। वहां से तहखाने में जाने का एक मार्ग था। वहां से अनन्या चुपचाप अंदर जा सकती थी। अनन्या बंगले के पीछे आ गई। बाहर की 6 फुट की दीवार उसने अपनी स्कूटी पर चढ़कर लांघ दी और नीचे कूदने के दौरान उसके पैर में चोट लगने के बावजूद वह पश्चिम के दरवाजे पर लंगड़ा लंगड़ा कर अंदर चली गई। कोमल ने पहले ही दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अनन्या चुपके से अंदर चली गई और धीरे धीरे नीचे वाले तहखाने के पास पहुंची, जबकि नीचे वाले तहखाने में ताला लगा हुआ था। अनन्या ने बबूल की छड़ी से ताला एक तरफ धकेल दिया। बबूल के स्पर्श से वह ताला अपने आप हिल गया और द्वार खुल गया। तहखाने में प्रवेश करने पर एक तीखी गंध उसके नाक में प्रवेश कर गई, जहां विभिन्न पक्षियों और जानवरों के कंकाल रखे हुए थे। बीच में एक यज्ञ कुंड में धीरे धीरे जलती हुई हड्डियों का ढेर था। उसके सामने एक काली अलमारी थी, जैसा कि कोमल ने बताया था। उस अलमारी को ही अभिमंत्रित धागा लगाया गया था। अनन्या ने बबूल की छड़ी से रस्सी हटाई और डिब्बा खोजने के लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर कई रंग के अलग अलग आकार के बड़े और छोटे डिब्बे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा डिब्बा उसे चाहिए।
यह सोचते हुए कि क्या करना है, उसका ध्यान बीच की शेल्फ में एक लाल डिब्बे पर गया। इस डिब्बे के बगल में रा अध्यक्षर के साथ राघव का रूमाल बाहर निकला हुआ था। उसे तुरंत पता चल गया कि यही वह डिब्बा है जिसकी उसे जरूरत थी। उसने धीरे धीरे दूसरे डिब्बों को छुए बिना लाल डिब्बे को बाहर निकाल लिया। उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया और वहां से निकलने लगी, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज हुई। अनन्या एक कोने में छिप गई। जैसे ही काव्या दरवाजे से अंदर आई, उसे पता चल गया कि अंदर कोई है। उसने एक मयूर आवाज में पूछा, जो भी अंदर है वह सामने आ जाए या फिर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अनन्या इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह वहीं बैठी रही, लेकिन काव्या की नजरों से नहीं छिप सकी। काव्या उसके सामने आ गई। अनन्या के हाथ में लाल डिब्बा देखकर काव्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अनन्या को धक्का दिया और डिब्बा लेने के लिए उससे छटपटाने लगी। काव्या और अनन्या दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। काव्या अनन्या पर गिर पड़ी और अनन्या को खूंसों से मारने लगी। लाल डिब्बा दूसरी ओर पड़ा था। काव्या का गुस्सा उबल रहा था। अनन्या की जगह उसे राघव दिख रहा था। वह क्रोधित हो गई थी। अनन्या उसके सामने हतबल हो रही थी। उसका बल कम पड़ रहा था और काव्या के हाथ की हीरे की अंगूठी से अनन्या को बहुत मार लग रही थी। खून बह रहा था। इतने में अक्काबाई की दी हुई बबूल की छड़ी अनन्या के हाथ मिल गई। उसने उसे उठाकर काव्या के सिर पर दे मारे। काव्या को पता नहीं चला कि एक पल के लिए क्या हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह जमीन पर पड़ी थी। उसे जमीन पर पड़ा दे अनन्या घबरा गई और छड़ी और टिप्पा लेकर घर से भाग गई। वह घर से निकल ही रही थी कि विनोद उसके सामने आ गया। जैसे ही वह रुककर उसे पकड़ने ही वाला था कि कोमल ने पीछे से आकर लोहे की रॉड से विनोद के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। अनन्या ने कोमल को धन्यवाद दिया और अपने स्कूटर पर बैठ गई। वह जल्द ही अक्काबाई के घर पहुंची और डिब्बा उन्हें सौंप दिया। अक्काबाई ने डिब्बा लिया और घेरा बनाकर उसमें बैठ गई और डिब्बा खोलकर काली गुड़िया निकाली और धीरे धीरे मंत्र का जाप करने लगी। एयूएम बम 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 भैरवे फटर, एयूएम बम 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 भैरवे फटर। इसी बीच काव्या और विनोद अक्काबाई के घर में घुस गए और गुड़िया को लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कोमल और अनन्या दोनों ने उन्हें रोक लिया। अनन्या और कोमल में अचानक से असीम शक्ति आ गई। महाबली विनोद को एक हाथ से कोमल ने गिरा दिया। इधर अनन्या और काव्या के बीच बहुत बड़ी कुश्ती शुरू हो गई। अनन्या और कोमल दोनों ये कोशिश कर रही थीं कि काव्या और विनोद अक्काबाई के करीब न आ सकें। इधर अक्काबाई ने गुड़िया को एक बोर्ड पर लिया, उसके सिर पर लगे पीतल के तार को उतार दिया। उन्होंने गुड़िया के साथ का राघव का रूमाल एक तरफ रख दिया। अब केवल काली गुड़िया ही बची थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस काली गुड़िया को छुआ, काव्या को झटके लगने लगे। काव्या ने अपने बालों से वह गुड़िया बनाई थी ताकि काव्या और राघव मिल सकें और राघव काव्या की मुट्ठी में रहे। गुड़िया के काले कपड़े के अंदर उसने कपास की जगह खुद के बाल भर दिए थे और इसीलिए जैसे ही अक्काबाई ने राघव का रूमाल हटाते ही काव्या की जान अक्काबाई के हाथों में आ गई। काव्या अब रो रही थी और क्षमा मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं फिर कुछ नहीं करूंगी, मैं सबको छोड़कर चली जाऊंगी। इसी बीच मूर्छित विनोद उठा और उसने बिना किसी को पता चले अक्काबाई के हाथ से धोखे से गुड़िया छीन ली और यह देख काव्या खिलखिलाकर जोर से ठहाके लगाते हुए सबको फिर से मारने लगी। उसने अक्काबाई को भी नहीं बख्शा। उसकी शक्ति के आगे तीनों बेबस थे। उसने अक्काबाई के घर में कहर बरसाया क्योंकि हर कोई उसका विरोध करके बेहोश हो रहा था। तभी राघव विनोद के पीछे आ गया और उससे काली गुड़िया छीन ली। अक्काबाई ने उसे उस गुड़िया को घर के सामने नाले में फेंकने को कहा। विनोद और राघव की लड़ाई में गुड़िया घर के सामने नाले में गिर गई, लेकिन वह वास्तव में गुड़िया धारा के पानी में नहीं गिरी थी। वह वास्तव में उस जगह गिर गई थी जहां एक तरफ कीचड़ था। इस पर काव्या बहुत क्रोधित हुई
उसने राघव को हवा में उठा लिया और दीवार से टकराया। इसी बीच बारिश होने लगी, धारा में कीचड़ बहने लगा और गुड़िया नदी के पानी में गिर गई। जैसे ही गुड़िया धारा के पानी के नीचे जाने लगी, काव्या के कान और नाक से पानी निकलने लगा। विनोद यह देखकर डर गया और वहां से भाग गया। काव्या इससे बच नहीं सकी और उसी में उसकी मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी सांस की नली में पानी फंस जाने के कारण वह सांस नहीं ले पाई और इसी में उसकी मौत हो गई। लेकिन यह कैसे हुआ, इसका जवाब किसी पुलिस के पास नहीं है। राघव ने अनन्या से माफी मांगी और अपने खुशहाल जीवन को फिर से एक बार शुरू कर लिया। अनन्या अनाथालय जाती है और काव्या की बेटी के बारे में पूछती है। काफी मशक्कत के बाद उसे काव्या की बच्ची के गोद लिए हुए घर का पता मिला। उसने उस घर में जाकर काव्या की बेटी की हालत देखी जो बहुत अच्छी थी। अनन्या यह देखकर खुश होकर लौटी कि वह अब लगभग 10 वर्ष की थी, परंतु घर आकर अकेली जब वह कुछ काम कर रही थी तो उसे याद आया कि काव्या की बेटी के घर पर उसके खिलौने की अलमारी में वही काली गुड़िया थी, वही काली गुड़िया। यहाँ तक कि उसके एक तरफ बालों का गुच्छा भी निकला हुआ था। अनन्या के सीने जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, ऐसी उसकी हालत हो गई। तो क्या यह सिर्फ काव्या का बदला था या उस काली गुड़िया का शौर्य के खिलौनों के बीच मिलना महज एक इत्तेफाक था? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब अंधेरे में ही छुपे रहते हैं। इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए रात फ्लिक्स से, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है।